हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 और इस लेक्चर की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रिप्स की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रिप की फुल फॉर्म क्या है आपकी? सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, आपकी एक बड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर इस बड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अकेले ना सेल करके बल्कि इनके छोटे पार्ट्स बना के इनको सेल किया जाता है। ये होता है आपका स्ट्रिप्स का बेसिक सा लॉजिक। बाकी आपने डीप में समझना है तो आप हमारा जून मंथ का आरबीआई सर्कुलर देख सकते हैं, वहां पे हमने डीप में समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट क्या है, आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको आप छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो और फिर उन छोटे हिस्सों को अलग अलग करके आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसकी रेजिडुअल मैच्योरिटी है 12 साल की, जिसकी रेजिडुअल मैच्योरिटी है 12 साल की, इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 900 करोड़ का और ये एसएलआर इन्वेस्टमेंट के लिए भी एलिजिबल है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ये ट्रांसफरेबल भी है। तो क्या इस हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड के हम छोटे हिस्से बना सकते हैं, इसको स्ट्रिप्स का यूज कर सकते हैं इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? ये हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? पहले हम इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। देखो, अगर आपके पास एक स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए कि उस जो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे उसके बाद ही आप उसके हिस्से बना पाओ स्ट्रिप्स के थ्रू। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उस पे फिक्स्ड कूपन लगना चाहिए, फिक्स्ड कूपन लगना चाहिए मतलब इंटरेस्ट रेट। दूसरा, उस पे क्या कहते हैं वो इशू की गई होनी चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा। फिर तीसरा पॉइंट है आपका कि उसकी जो रेजिडुअल मेच्योरिटी है, रेजिडुअल मेच्योरिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू 15 ईयर्स होने चाहिए। मतलब उसकी मेच्योरिटी जो है वो 15 साल या 15 साल से कम की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। चौथा क्राइटेरिया क्या है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 करोड़ होना चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये एसएलआर इन्वेस्टमेंट में आनी चाहिए। और छठा पॉइंट क्या है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। अब यहां पे देखो सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर ऑप्शन नंबर 4। ये वाला क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा क्योंकि देखो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रेजिडुअल मैच्योरिटी कितनी है? 900 करोड़ की, और हमें मिनिमम कितनी चाहिए? 1000 करोड़। तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही। इसका मतलब इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हम छोटे हिस्से नहीं बना पाएंगे और इसको सेल नहीं कर पाएंगे। हमें ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड सिंगल टाइप में ही सेल करना पड़ेगा। मतलब इस गवर्नमेंट बॉन्ड को हम स्ट्रिप्स में यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, नो, सिंस आउटस्टैंडिंग इज लेस देन 1000 करोड़। मिनिमम 1000 करोड़ तो चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एनबीएफसी एमएफआई के ऊपर। अब यहां पे क्या बोला गया है, एक एनबीएफसी एमएफआई है जिसकी टोटल एसेट्स कितनी है? 500 करोड़ की। अब इस 500 करोड़ में से 20 करोड़ जो है वो इंटेंजेबल एसेट है। इंटेंजेबल एसेट मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे इस एनबीएफसी का सॉफ्टवेयर हो गया, वो भी एनबीएफसी का एसेट होता है पर उसको हम टच नहीं कर सकते। एनबीएफसी का ट्रेडमार्क हो गया, वो भी एक एसेट है पर उसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये इंटेंजेबल एसेट्स की कीमत कितनी है? 20 करोड़। टोटल एसेट्स की कीमत कितनी है? 500 करोड़। तो एज पर आरबीआई क्वालिफाइंग एसेट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी मेंटेन्ड एज क्वालिफाइंग एसेट्स? अब यहां पे आरबीआई ने क्या बोला हुआ है? आरबीआई ने बोला है कि जो भी हमारी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एमएफआई, एमएफआई क्या होता है? हमारा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली इनका काम क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करना, माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करना। अब ये माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसी फैमिलीज को लोन प्रोवाइड करते हैं जिनकी एनुअल इनकम जो है वो लेस देन इक्वल्स टू कितनी होती है? 3 लाख रुपीज। और ये जो लोन होता है इसमें कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाती, नॉन कोलेट्रल लोन होता है ये। ठीक है, नॉन कोलेट्रल लोन होता है ये माइक्रो फाइनेंस लोन। तो बेसिकली एनबीएफसी एमएफआई का काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करना। अब आरबीआई ने क्या बोला है? एनबीएफसी एमएफआई को क्या करना पड़ेगा? जो भी इसकी नेट एसिड है, नेट एसिड, उसका एटलीस्ट 60%, उसका एटलीस्ट 60% इसको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा एज अ माइक्रो फाइनेंस लोन। ये चीज बोली है आरबीआई ने। ठीक है, जो भी आपकी एनबीएफसी एमएफआई होगी उसका जितना भी नेट एसिड होगा उसका 60% एटलीस्ट इसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? माइक्रो फाइनेंस लोन। अब यहां पे इस एनबीएफसी का नेट एसिड कितना है? तो नेट एसिड कैसे निकलता है आपका?
नेट एसेट निकलता है जो भी एनबीएफसी का टोटल एसेट है माइनस इनटेंजिबल एसेट, माइनस इनटेंजिबल एसेट। तो यहां पे टोटल एसेट कितना है 500 करोड़, इनटेंजिबल कितना है 20 करोड़, तो ये नेट एसेट कितना हो गया 480 करोड़। अब 480 करोड़ का आप 60% निकाल लो, तो ये कितना हुआ 50 हुआ आपका 240, 240 में 48 जोड़ो 288। तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 288 करोड़। तो इस एनबीएफसी एमएफआई को एटलीस्ट 288 करोड़ के माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी करे कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 60%। अब ये तो बात होगी एनबीएफसी एमएफआई की। अब कुछ एनबीएफसी अलग भी होते हैं जो कि एमएफआई नहीं होते, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए यह है एट मोस्ट मैक्सिमम कितना करना है उनको 25% ऑफ टोटल नेट एसेट। मतलब अब यहां पे दोनों बातों में अंतर है, देखो ये एनबीएफसी एमएफआई है, इसको कम से कम 60 करना ही पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो बाकी एनबीएफसी है वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकती है 25%, कम से कम जितना मर्जी करना चाहे 5%, 2%, 3%, वो उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, पर ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकती है मैक्सिमम 25%। और वहीं एनबीएफसी एमएफआई मिनिमम कितना करना है इनको 60%, इनके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 60% है। और वहीं इसके लिए बाकी एनबीएफसी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ठीक है, बल्कि इनके लिए मैक्सिमम क्राइटेरिया है। तो ये चीज था आपका एनबीएफसी एमएफआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन यूसीबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका डिपॉजिट कितना है 10,000 करोड़ का। तो अंडर आरबीआई टीयर क्लासिफिकेशन इट बिलोंग्स टू, ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सी टीयर में आएगा, टीयर 1, 2, 3, 4। तो देखो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने यूसीबीज की क्लासिफिकेशन कर रखी है, यूसीबीज की क्लासिफिकेशन कर रखी है और इनको टीयर के हिसाब से डिवाइड किया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। टीयर 1 में कौन कौन से यूसीबीज आएंगे, जिनका डिपॉजिट है अप टू 100 करोड़ रुपीस। टीयर 2 में कौन से यूसीबीज आएंगे जिसका डिपॉजिट 100 करोड़ से ज्यादा है एंड अप टू 1000 करोड़। टीयर 3 में कौन से आएंगे 1000 करोड़ से ऊपर वाले एंड अप टू 10,000 करोड़। एंड टीयर 4 में कौन से आएंगे ग्रेटर देन 10,000 करोड़ वाले। तो अब इस यूसीबी का टोटल डिपॉजिट कितना है 10,000 करोड़। तो ये कौन सी विंडो में आएगा, इस वाली विंडो में। तो ये कौन सी टीयर में आया, टीयर 3। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये यूसीबी कौन से टीयर को बिलोंग करेगा, टीयर 3 को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि एक यूसीबी है जिसकी टीयर 1 कैपिटल कितनी है 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपीस। अब व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल एक्सपोजर फॉर अ सिंगल बोरोअर एंड अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड बोरोअर्स। अब आरबीआई ने क्या बोला है, देखो हमारे यूसीबी सेफ रहे, वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में किसी एक पर्टिकुलर लेंडर को किसी एक पर्टिकुलर बोरोअर को एक्सेसिव बोरोइंग ना कर दे, एक्सेसिव लोन प्रोवाइड ना कर दे कि कल को गलती से अगर वो सिंगल बोरोअर अगर फेल कर जाता है तो पूरा का पूरा यूसीबी फेल कर जाएगा। तो इस चीज से रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, जो यूसीबी उधार देता है, जो यूसीबी लोन प्रोवाइड करता है, उस पर कुछ लिमिटेशन लगाई है। और वो लिमिटेशन किसके रिस्पेक्ट में लगाई है, टीयर 1 कैपिटल के रिस्पेक्ट में। अब इसका मतलब क्या है, जैसे समझ लो एक यूसीबी है, तो यूसीबी की दो कैपिटल होती है, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। तो यहाँ पे टीयर 2 का कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है टीयर 1 कैपिटल से। तो यहां पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर यूसीबी किसी एक सिंगल बोरोवर को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितना लोन प्रोवाइड कर सकता है, अपनी टीयर 1 कैपिटल का 15% मैक्सिमम। और अगर किसी ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर रहा है, किसी ग्रुप को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकता है, अपनी टीयर 1 कैपिटल का 25%। जैसे सिंगल बोरोवर समझ लो आपका टाटा स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये क्या है सिंगल बोरोवर। वहीं टाटा ग्रुप जो है वो क्या हो गया आपका ग्रुप वाला हो गया। जैसे टाटा ग्रुप के अंदर आपकी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, टाटा स्टील, टाटा ऑटोमोबाइल्स, फिर टाटा कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट्स, फिर टाटा पावर, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आती हैं और उसको मिला के क्या बनाया जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है। तो ग्रुप के केस में मैक्सिमम लोन कितना प्रोवाइड कर सकता है कि यूसीबी, अपनी टीयर 1 कैपिटल का 25% और सिंगल बोरोवर को अपनी टीयर 1 कैपिटल का 15%। तो यहाँ पे टीयर 1 कैपिटल कितनी है 400 करोड़ रुपए। तो टीयर 1 कैपिटल का 15% कितना होगा, देख लो 10% 40 और 5% 20, 60 करोड़। और टीयर 2 कैपिटल का, टीयर 1 कैपिटल का 25% कितना होगा, इसका 1/4 यानी कि 100 करोड़। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन शॉर्टफॉल।
अब यहाँ पे क्या है, देखो जो भी हमारे बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, यूसीबीज होते हैं, इनको क्या दिया होता है, टारगेट दिया होता है कि भाई आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी उसमें से आपको कुछ परसेंट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आपको पैसे उधार देने पड़ेंगे। लोन जो है आपको, कुछ लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करने ही पड़ेंगे। और हर चीज का, जैसे बैंक्स का अलग क्राइटेरिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का अलग क्राइटेरिया है, यूसीबी का अलग क्राइटेरिया है, तो इनको एक टारगेट दिए गए होते हैं। और बाय चांस ये टारगेट से चूक जाए, टारगेट से कम करें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन, तो उस शॉर्टेज को क्या बोलते हैं हम, शॉर्टफॉल। जैसे समझ लो एक यूसीबी को बोला है, वैसे तो होता है यूसीबी का 60% का क्राइटेरिया, इनको 60% लोन किस में करने पड़ते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो समझ लो एक यूसीबी ने सिर्फ 50% लोन ही किए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, तो ये 10% से रह गया, तो ये 10% को क्या बोलते हैं हम, शॉर्टफॉल। तो शॉर्टफॉल को पूरा करने के तीन तरीके होते हैं बेसिकली। पहला, जितने अमाउंट का आपका शॉर्टफॉल है उतना पैसा आप किसी फंड में डाल दीजिए, एलिजिबल फंड। ठीक है, जैसे नाबार्ड मेंटेन करके रखता है, नेशनल हाउसिंग बैंक मेंटेन करके रखता है, सिडबी मेंटेन करके रखता है। उन फंड्स में आप जितना आपका अमाउंट का शॉर्टफॉल हुआ है उतने अमाउंट आप उन फंड्स में डाल दीजिए। दूसरा तरीका है, आप जितना आपका शॉर्टफॉल है उतने अमाउंट का आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट परचेज कर लीजिए। ये टोटल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। और तीसरा, आप को लैंडिंग कर लीजिए, मतलब किसी और के साथ मिलकर पैसा उधार दे दीजिए। आप जितना आपका शॉर्टफॉल है किसी और पार्टी के साथ आप मिलिए, टाई अप कीजिए और उनके थ्रू आप पैसा उधार दे दीजिए जितना आपका शॉर्टफॉल है। बेसिकली 3 टाइप के आपके मेथड्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक यूसीबी है जिसने अपना शॉर्टफॉल 200 करोड़ का कैसे पूरा किया, वो 200 करोड़ रुपया उन्होंने एलिजिबल फंड में डाल दिया। तो जब ये यूसीबी ने 200 करोड़ रुपया अपना एलिजिबल फंड में डाला, तो इस 200 करोड़ के अगेंस्ट में इस यूसीबी को आरडब्ल्यूए कितना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो आरडब्ल्यूए क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, रिस्क वेटेड एसेट। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, रिस्क वेट इनटू एसेट, रिस्क वेट इनटू एसेट। अब यहां पे एसेट कितनी है, 200 करोड़ की। अब यहां पे हमें रिस्क वेट पता हो तो हमारा आरडब्ल्यूए निकल जाएगा। तो जब भी कभी कोई यूसीबी अपना शॉर्टफॉल किसी फंड में डालता है तो उसके अगेंस्ट में रिस्क वेट कितने का होता है आपका, 100% का। ये चीज याद रखना, 100% का रिस्क वेट होता है। तो यहां पे आरडब्ल्यूए कितना हो गया आपका, 200 करोड़ रुपया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा बेस्ड है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट है उसको रिवाइज कर दिया है। पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कितना परसेंट करना पड़ता था, 75%। अब ये घटा के कितना कर दिया आरबीआई ने, 60%। और ये 60% किसका, या तो एएनबीसी बोल लो या तो फिर सीईओ बीई बोल लो, इन दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उसका 60% हम लेंगे। ये होता है आपका पीएसएल। अब आपने इसके बारे में डीप में समझना है तो आप बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, या आप लाइव सेक्शन में चले जाना, वहां पे पीएसएल हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि ये एएनबीसी कैसे कैलकुलेट होता है, सीईओ बीई कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब हमने वहां डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमें बेसिकली कौन सी वैल्यू लेनी होती है, जो भी इन दोनों में से हायर होगी। एएनबीसी की वैल्यू हायर होगी तो हम उसका 60% लेंगे, और अगर हमारी सीईओ बीई की वैल्यू हायर होगी तो उसका 60% लेंगे। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पहले इसको कितना करना पड़ता था, 75%, अब इसको करना पड़ेगा 60%। अब 60% में भी आरबीआई ने क्या बोला है, 60 में से भी 40% आपने क्या करना है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को टारगेट मिले होते हैं फिक्स्ड, वैसे आपने 40% टारगेट पूरे करने हैं। और रिमेनिंग 20% जो है वो आप किसी एक फील्ड में कर दो। पीएसएल में टोटल आपकी 8 फील्ड्स होती हैं, टोटल 8 फील्ड्स होती हैं, उनमें से कोई भी एक पकड़ो और उसमें बाकी का 20% आप चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी जो 40% है वो आपको पूरा का पूरा पीएसएल टारगेट्स के तहत करना पड़ेगा, कि वीकर सेक्शन को इतना, एग्रीकल्चर में इतना, माइक्रो इंटरप्राइजेस को इतना, वो आपको 40% उस टारगेट के हिसाब से करना पड़ेगा। रिमेनिंग 20% आप किसी भी एक फील्ड को पकड़ के कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो हमारा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका एएनबीसी है 8000 करोड़ और इसका सीईओ बीई है 9000 करोड़। अब एज पर पीएसएल नॉर्म्स इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को पीएसएल के सब सेक्टर्स में कितना एलोकेट करना है, और फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग ये अपने एडवांटेज के अकॉर्डिंग एक सेक्शन में कितना एलोकेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए पीएसएल टारगेट आपको अगर निकालना है, पीएसएल टारगेट निकालना है तो सबसे पहले तो आपने देखना है एएनबीसी बड़ा है कि सीईओ बीई बड़ा है। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू किसकी है, सीईओ बीई की। तो हम यहाँ पे 60% किसका लेंगे, सीईओ बीई का।
तो ये तो हो गया आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का टारगेट। अब मैंने क्या बोला आपको, ये 60% में से 40% इसका कैसा करना पड़ेगा, इसको इसको करना पड़ेगा जो इनके सब सेक्टर्स में टारगेट होते हैं उसके हिसाब से, और बाकी 20% इसको फ्लेक्सिबिलिटी है, वो किसी भी एक सेक्टर को पकड़ के अपना 20% लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो देखो यहाँ पे सीईओबी कितना है आपका 9,000 करोड़, इसका 40% निकाल लो, 9 4 36, 3600 करोड़ रुपीस आपको इसको देने पड़ेंगे सब सेक्टर्स में, एंड 9,000 करोड़ का आप 20% निकाल लो, 1800 करोड़। 1800 करोड़ इसके पास फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, ये किसी भी एक सेक्टर में ये 1800 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कंपनी जो है वो मैक्सिमम कितने डायमंड डॉलर अकाउंट्स खुलवा सकती है। अब यहाँ पे डायमंड डॉलर अकाउंट्स क्या होता है, बेसिकली ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है आपके फॉरेन करेंसी में, और ये कौन सी कंपनीज खुलवाती हैं, जो कि डील करती हैं आपके डायमंड्स में और प्रीशियस स्टोन्स में, और जो इनका एक्सपोर्ट करती हैं। अब जब ये एक्सपोर्ट करेंगी तो इनको जो पेमेंट आएगी वो बाहर से आएगी, फॉरेन से आएगी, फॉरेन करेंसी में आएगी, इसलिए इनको कौन सा अकाउंट चाहिए होता है, एक फॉरेन करेंसी का अकाउंट चाहिए होता है, और ये डील कर रहे होते हैं डायमंड में एंड प्रीशियस स्टोन्स में, तो इसलिए इनको कौन सा अकाउंट अवेलेबल कराया गया है, डायमंड डॉलर अकाउंट। अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है, अगर समझ लो मेरी कंपनी है और मैं चाहता हूं मैं अपना डायमंड डॉलर अकाउंट खुलवाऊं तो अपनी कंपनी के नाम पे, तो मेरे लिए क्या क्राइटेरिया है, मेरी कंपनी को चले हुए लगभग 3 साल हो गए होने चाहिए, ठीक है, 3 इयर्स की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए मेरी कंपनी की, और मेरा एनुअल टर्नओवर 3 करोड़ होना चाहिए, तब जाके मैं एलिजिबल होऊंगा फॉर डायमंड डॉलर अकाउंट। और मैं अपनी कंपनी के नाम पे मैक्सिमम कितने डायमंड डॉलर अकाउंट खुलवा सकता हूं, तो यहां पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5। मैं अपनी कंपनी के नाम पे मैक्सिमम 5 डायमंड डॉलर अकाउंट्स खुलवा सकता हूं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ड ऑन एसआरओ। एसआरओ क्या होता है, हमारा सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब आरबीआई क्या है, हर सेक्टर में हर फील्ड में एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि उस पूरी फील्ड की जानकारी, इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मेंटेन वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन करे। तो यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने एसआरओ बनाया है इन फाइनेंशियल मार्केट, किसको, फिम्डा को, फिम्डा। तो फिम्डा की फुल फॉर्म क्या है आपकी, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरिवेटिव एसोसिएशन। फिम्डा को एसआरओ बनाया है फाइनेंशियल मार्केट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक कंपनी चाहती है एसआरओ बनना इन फाइनेंशियल मार्केट, तो उसकी मिनिमम नेटवर्थ क्राइटेरिया कितने का होगा, उसको मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़। देखो क्राइटेरिया क्या क्या है आपका, पहली बात, वो जो कंपनी है वो क्या होनी चाहिए, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। दूसरा, उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ की। और तीसरा, उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे, किसी भी शेयर होल्डर के पास 10% से ज्यादा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका एसआरओ इन फाइनेंशियल मार्केट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू एफपीआईस। एफपीआईस क्या होता है, हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब एफपीआई इंडिया में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो किस में करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, या सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। और ये कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पे एक लिमिटेशन लगाई है आरबीआई ने। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि इनकी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट का पता होगा तो आप इसको आराम से अरेंज कर लोगे। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 पे कौन सा दिया गया है आपको, कॉर्पोरेट बॉन्ड। नंबर 2 पे दिया गया है आपको स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और नंबर 3 पे दिया गया है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एक एफपीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, मैक्सिमम 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना कर सकता है इन्वेस्ट, मैक्सिमम 6% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब इसको छोटे से बड़े में अरेंज कर दो, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर, फिर इससे बड़ा आएगा आपका 3 नंबर, और सबसे बड़ा आएगा आपका 1 नंबर। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट कर सकता है एफपीआई, 2%, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6%, एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना कर सकता है, 15%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन बेस्ड है फॉर एसआरओ। एसआरओ क्या था, हमने अभी डिस्कस किया था, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है, फील्ड अलग है। अगर कोई कंपनी चाहती है वो एसआरओ बने इन फील्ड ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर्स, अकाउंट एग्रीगेटर्स की फील्ड में कोई कंपनी अपने आप को एसआरओ बनाना चाहती है, तो उसको मिनिमम नेटवर्थ कितने की चाहिए होगी विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। अब यहाँ पे फर्क देखना,
जो हमने पढ़ा एसआरओ इन फाइनेंशियल मार्केट जिसमें फिम्डा बना है, ठीक है, एंड एसआरओ इन एए अकाउंट एग्रीगेटर, दोनों में अंतर सिर्फ नेटवर्थ का है। इसमें नेटवर्थ कितनी चाहिए थी 10 करोड़, इसमें नेटवर्थ कितनी चाहिए 2 करोड़। बाकी सारी कंडीशन सेम है कि कंपनीज क्या होनी चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट होनी चाहिए, और दूसरा इसमें एक पर्टिकुलर इंसान के पास, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए, 10% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन दोनों में सेम है, फाइनेंशियल मार्केट के एसआरओ में भी, अकाउंट एग्रीगेटर के एसआरओ में भी। बस डिफरेंस क्या है कि अकाउंट एग्रीगेटर का एसआरओ के लिए नेटवर्थ चाहिए 2 करोड़ एंड फाइनेंशियल मार्केट के एसआरओ के लिए नेटवर्थ चाहिए 10 करोड़। ठीक है, तो ये था आपका आरबीआई टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।